हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करूंगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जो कि फुल लेंथ डिस्कशन का पार्ट होगा। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे? विकल्प हैं पतंजलि, पाणिनि, भास्कर द्वितीय, रविकृति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कर द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, बिहार में इंडियन नेशन समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? ए महाराजा कामेश्वर सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे हिक्की, डी अब्दुल बारी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में इंडियन नेशन समाचार पत्र के संस्थापक महाराजा कामेश्वर सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सहजानंद सरस्वती, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का सचिव कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर होता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि सचिव कौन थे, तो सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। इसका मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5वां नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह, हसरत मोहानी, राजगुरु, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। आप जब कहीं कहीं बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, लेकिन नहीं, अगर कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे लुसेंट के अलावा तो वहाँ पर आपको मिलेगी कि हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, और यह सही है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। 6ठा नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर पक्ष में नहीं थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर किसके पक्ष में नहीं थे? ए स्वतंत्रता आंदोलन के, बी विदेशी कपड़ों को जलाने के, सी ब्रिटिश नीतियों के विरोध के, डी स्वदेशी आंदोलन के, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों को जलाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन बेशक किया, लेकिन विदेशी कपड़ों को जलाने के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक तो विदेशी कपड़ों को जलाने से संसाधनों की बर्बादी होगी, साथ ही साथ जो साथी नागरिक हैं उनका भी नुकसान होगा। तो 6 का बी होगा आंसर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों को जलाने के पक्षधर नहीं थे। 7वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, एम.जी. रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को अलीपुर संयंत्र बम केस में गिरफ्तार किया गया था? ए सूर्यसेन और उधम सिंह, बी वारिंद्र और अरविंदो घोष, सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, डी राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वारिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष जैसे क्रांतिकारियों को अलीपुर षड्यंत्र बम केस में गिरफ्तार किया गया था। और बेसिकली अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 यानी कि 1908 ईस्वी में हुआ था। और जो अरविंदो घोष को जिनकी गिरफ्तारी की गई थी अलीपुर षड्यंत्र बम केस में, इनके जो बचाव दल के जो पक्ष के जो वकील थे, बचाव पक्ष के वकील थे, वे चित्तरंजन दास थे। यानी कि अरविंदो घोष और वारिंद्र कुमार घोष की गिरफ्तारी हुई अलीपुर षड्यंत्र बम केस 1908 ईस्वी में, ठीक है, और इनको बचाने का कार्य किया चित्तरंजन दास के द्वारा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9वां नंबर प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, आर. मुधोलकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
आर.सी. दत्ता के द्वारा लिखी गई थी। देखिए, आर.सी. दत्ता बेसिकली इंडियन सिविल सर्वेंट थे, यानी कि भारतीय सिविल सेवक थे। 1897 ईस्वी में ये सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्होंने लंदन में जाकर अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और वहीं पर इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर.सी. दत्ता के द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? स्वामी चिन्मयानंद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, बी.डी. सावरकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी के द्वारा 1938 ईस्वी में भारतीय विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की मदद से की गई थी, महात्मा गांधी के समर्थन से की गई थी। यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय विद्या भवन की स्थापना 1938 ईस्वी में महात्मा गांधी के समर्थन से कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी के द्वारा की गई थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, कारसेधी कामा, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर पूछा गया पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इन्होंने 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी बने। पहले मुस्लिम अध्यक्ष जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वे बदरुद्दीन तैयबजी हैं, लेकिन पहले पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी होगा 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही कौन था? सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह से दो सवाल बनते हैं, पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, लेकिन दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ 1940 ईस्वी 1940 ईस्वी में किया गया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? तारकनाथ दास, पांडुरंग खान ख्वाजे, गुरन दिल कुमार, मैडम कामा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर में कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नंद कुमार सिन्हा, अब्दुल बारी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर में कांग्रेस की गतिविधियों का जिन्होंने नेतृत्व किया था उनमें डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह प्रमुख हैं, लेकिन डॉक्टर श्री कृष्ण के साथ एक और सहयोगी थे नंद कुमार सिन्हा। तो इन दोनों ने मिलकर मुंगेर में कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि 14 का आंसर हो जाएगा ई। 15 नंबर प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है? सर्प विज्ञान, पक्षी विज्ञान, वाहिका विज्ञान, संज्ञाहरण विज्ञान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ प्रश्न से यह स्पष्ट हो रहा है सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? विकल्प नंबर ए है सर्प विज्ञान, यानी कि ओफियोलॉजी के द्वारा सांपों का अध्ययन किया जाता है। 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर प्रश्न है, आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोतल लेंस, उभयावतल लेंस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंखों में उभयोतल प्रकार का लेंस पाई जाती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है? तितली, अस्थि मज्जा, यकृत, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न है, एंजियोटेंसिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? रक्तचाप का विनियमन, जनन क्षमता का द्वारपाल, कॉर्टिसोल का उत्पादन, रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एंजियोटेंसिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य है वह रक्तचाप का विनियमन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए।
अगला 20 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हेपेटाइटिस सी का जो मुख्य कारण है वह है विषाणु। ठीक है, तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, कार्य की जो मेन इकाई है, कार्य की इकाई है जूल। जूल, इसे न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कार्य की इकाई है जूल, जूल या फिर इसे न्यूटन मीटर। तो 21 का आंसर ए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए, अभी तक प्रश्न अक्सर जो बीपीएससी में सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अगर प्रश्न सूर्य के प्रकाश पूछा जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकंड आपको लिखना है। लेकिन प्रश्न है यहाँ पर कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि का उदाहरण है? दूरी, त्वरण, तनाव, बल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि त्वरण और बल ये दोनों सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगर सदिश राशि का उदाहरण देखा जाए तो वेग, संवेग, बल, बलाघूर्ण, त्वरण, ये सब जो है वह सदिश राशि के उदाहरण है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों सही हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा 23 का ई। 24 नंबर प्रश्न है, दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? रिटर, हर्शेल, न्यूटन, मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? यानी कि आपका एफ का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अनुसार आपको बताना है कि इसका केल्विन में क्या तापमान होगा। तो एक फार्मूला है, उसके जरिए आप निकाल लीजिएगा, C/5 = F - 32/9। यहाँ पर एफ का वैल्यू पुट कर दीजिए और सी यानी कि सेल्सियस का वैल्यू आपको आ जाएगा, और जो सेल्सियस का वैल्यू आएगा उसमें आप 273 को ऐड कर दीजिएगा, वह आपका केल्विन का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका केल्विन का वैल्यू 310.92 के समथिंग आएगा, यानी कि इसका केल्विन, इसका जो आंसर हो जाएगा 311 केल्विन होगा, यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर प्रश्न है, लैम्बडा द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि लैम्बडा किसके लिए निरूपण का प्रयोग किया जाता है? तरंगदैर्घ्य को, आवृत्ति को, गुणवत्ता को, ऊष्मा को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैम्बडा जो है वह तरंगदैर्घ्य को निरूपित करने का साधन, यानी कि इसे वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ को लैम्बडा के द्वारा निरूपित किया जाता है। 26 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भूख किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मज्जा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूख को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता का मापन करने वाला उपकरण है? लक्समीटर, फोटोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रकाश की तीव्रता का मापन फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, वाट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत आवेश का मात्रक है वह है कूलम्ब, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु, प्लेटो, न्यूटन, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक गैलीलियो को माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 34 एवं द्रव्यमान संख्या 70 है, तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो देखिए इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर = होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर मास नंबर दिया हुआ है 70 और प्रोटॉन की वैल्यू 34 दिया हुआ है, तो आप न्यूट्रॉन को निकाल लीजिए। n = आपका आ जाएगा 36, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि न्यूट्रॉन का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 36। अगला है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु से प्राप्त नहीं की जाती है? ऑर्गन,
नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हीलियम को वायु से प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा हीलियम के अलावा जितने भी अक्रिय गैस हैं, जितने भी उत्कृष्ट गैसें हैं, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबको हम वायु से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हीलियम मुख्य रूप से चट्टानों में पाया जाता है। यह रेडियोधर्मी क्षय का उत्पाद है और यह प्राकृतिक रूप से चट्टानों में पाया जाता है, इसीलिए हीलियम को हम वायु से प्राप्त नहीं कर सकते। 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनेमो, सितार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित जो करता है वह है माइक्रोफोन। जो लाउड स्पीकर है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, लेकिन जो माइक्रोफोन है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 33 का आंसर हो जाएगा ए। 34 दूध का पीएच मान होता है 4, 9, 8, 6, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूध का जो पीएच मान है वह है 6। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस में अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जल वाष्प, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता किस गैस में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिकतम जो ग्लोबल वार्मिंग की जो क्षमता है वह सल्फर हेक्साफ्लोराइड में पाई जाती है। यही प्रश्न अगर पूछा जाता कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है और सेम विकल्प होते हैं तो उसका आंसर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सभी होता है, यानी ई होता, जो कि 64वीं और 65वीं में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतम उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। 35 का आंसर हो जाएगा सी। 36 नंबर प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? प्रोपेन, आइसोप्रीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी। 37 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो इजी प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOClCl, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो CaClO 2 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOClCl। 38 नंबर प्रश्न है, फ्लोरीन यानी कि F2 की आबंध कोटि है 2, 1, 3, 1.5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्लोरीन की आबंध जो कोटि है वह है 1। 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर प्रश्न है, द सेल्फिश जीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन, मेंडेल, रिचर्ड डॉकिंस, किंग्सले स्टेन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द सेल्फिश जीन नामक पुस्तक की रचना रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा की गई है। 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर प्रश्न है, हाथी और गुबरैला के बीच परस्पर किस प्रकार की क्रिया है? सहभोजिता, सहजीविता, सह उपकारिता, परजीविता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाथी और गुबरैला के बीच जो परस्पर क्रिया है वह सहभोजिता की क्रिया होती है। 40 का आंसर हो जाएगा ए। 41 दो पारितंत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्मता, संक्रमिका, पारिस्थितिकी प्रारूप, ट्रांस हैबिटाट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसे दो पारितंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है उसे इकोटोन के रूप में जाना जाता है और जिसे हिंदी में संक्रमिका कहा जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा बी। आप इसके लिए इंग्लिश वर्ड को प्रेफर करिए, ज़्यादा इजी होगा। यानी कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र है, ट्रांजैक्शन फेज है, उसे इकोटोन के रूप में जाना जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा बी। 42 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सर्वाधिक तीव्र होता है। 42 का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर प्रश्न है, जिब्रेलिक अम्ल बढ़ावा देता है या उत्तेजित करता है? कोशिका विभाजन को, फलों के पकने को, जड़ वृद्धि को, अंकुरण को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 43 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक होगा। या जड़ वृद्धि हो या फिर फलों का पकना हो, अंकुरण हो, इस सबको बढ़ावा देता है, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा ई। 44 नंबर प्रश्न है, न्यायमूर्ति संजय करोल जो कि अभी वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, पूर्व में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? यहाँ पर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व न्यायमूर्ति संजय करोल पूर्व में किस
उच्च न्यायालय में पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश की इन्होंने पद संभाली थी? हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि त्रिपुरा में। देखिए, हालांकि ये हिमाचल प्रदेश के भी मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन उन्होंने पूर्णकालिक वहां पर मुख्य न्यायाधीश का कार्य नहीं किया, बल्कि वे कुछ दिनों के लिए वहां पर उन्होंने पद ग्रहण किया था। लेकिन पूर्णकालिक पद इन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व त्रिपुरा उच्च न्यायालय का संभाला था। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में घटित घटना के आधार पर बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912, 1936, 1857, 1937, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 22 मार्च को क्यों बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार बनाया गया था, इसीलिए उसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राज्यों को कुछ मापदंडों के अनुसार विशेष दर्जा दिया जाता है। सीमावर्ती निम्नलिखित में से इसका कौन सा एक मापदंड नहीं है? यानी कि विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों को प्रदान किए जाते हैं विभिन्न मापदंडों के आधार पर, उनमें से कौन सा एक मापदंड इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? विकल्प हैं सीमावर्ती राज्य, आर्थिक समृद्धि, पहाड़ी राज्य और सामाजिक पिछड़ेपन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई। 46 का आंसर हो जाएगा ई। देखिए, विशेष राज्य की दर्जा उसी को प्रदान किया जाता है, उसके लिए कई मापदंड है। पहला मापदंड है पहाड़ी और दुर्गम भूभाग। दूसरा मापदंड है कम जनसंख्या घनत्व, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होनी चाहिए। तीसरा मापदंड है कि किसी भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझी करती हो और वह सामरिक अवस्थिति पर स्थित हो वह राज्य। इसके अलावा आर्थिक और बुनियादी ढांचागत पिछड़ेपन, ये सब जो है विशेष राज्य के दर्जा प्रदान करने के मापदंड हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा ई। 47 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य जो है वह क्या है? पिछले बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहार पर्यटन निगम जो है उसका टैगलाइन क्या है। तो इस वर्ष अधिक संभावना क्या पूछा जाए कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वदा गणने चरेत, बलिदानो परम धर्मा, सत्यमेव जयते, उत्कृष्टता की यात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार पुलिस का जो मेन थीम है, आदर्श वाक्य है, वह उत्कृष्टता की यात्रा है, यानी कि 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महबूब ए इलाही के रूप में जाना जाता है? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के रूप में जाना जाता है। और अगर महबूब ए इलाही का अर्थ देखा जाए तो महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय व्यक्ति, और निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के रूप में यानी कि ईश्वर के प्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार में दूसरे स्थान पर रोपवे का शुभारंभ किया गया है, वह स्थान कौन सा है? बांका, राजगीर, मुंगेर, नालंदा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, बिहार में पहली बार रोपवे सेवा की शुरुआत की गई थी राजगीर के अंतर्गत, लेकिन बिहार में दूसरे रोपवे सेवा की शुरुआत बांका में की गई है। अगर पहले रोपवे पूछा जाता तो आपको आंसर देना था राजगीर, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि बिहार में दूसरे रोपवे सेवा की शुरुआत बिहार के किस स्थान पर की गई है? तो बिहार में बांका की मंदर पहाड़ियों पर की गई है दूसरे रोपवे सेवा की शुरुआत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बांका। अगर बांका के अंतर्गत पूछा जाए तो मंदर की पहाड़ियां, तो इसका 49 का आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर प्रश्न है, कतर की राजधानी क्या है जिसका हाल ही में विदेश मंत्री के द्वारा तालिबानी नेताओं के साथ बातचीत करने के दौरान दौरा किया गया था? अबू धाबी, दोहा, तेहरान, दुबई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कतर की राजधानी क्या है? बहुत इजी प्रश्न है, कतर की राजधानी है दोहा, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। 51, भारत इस वर्ष आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य था। इस शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हाल ही में 2021 ईस्वी में G7 समिट का आयोजन किया गया है ब्रिटेन के कॉर्नवाल में। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि G7 समिट वर्ष 2021 का मेजबान देश ब्रिटेन था। 51 का आंसर ए। 52 है, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी का स्थान किसने लिया? अहमद पटेल, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र यादव, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, विजय रूपानी के पहले
गुजरात में भूपेंद्र पटेल वहां के मुख्यमंत्री थे। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। और भूपेंद्र पटेल के स्थान पर विजय रूपानी ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विजय रूपानी से पूर्व गुजरात के 16वें सीएम थे भूपेंद्र पटेल, और भूपेंद्र पटेल का स्थान 17वें सीएम के रूप में विजय रूपानी के द्वारा लिया गया। तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। 53 निम्नलिखित में से कौन से बृहस्पति के लिए अंतरिक्ष मिशन है। यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन सा अंतरिक्ष मिशन हैं जो बृहस्पति ग्रह के लिए हैं। कैसिनी, ताइवान 1, गैलीलियो, जुनो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि गैलीलियो जो अंतरिक्ष मिशन है वह भी बृहस्पति ग्रह जुपिटर से संबंधित है, और जुनो जो सैटेलाइट है अंतरिक्ष मिशन है वह भी जुपिटर से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर सी और डी, गैलीलियो और जुनो दोनों होगा, यानी कि इट मीन्स इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 53 का आंसर ई होगा। 54 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी को प्राप्त करने के लिए प्रकृति हेतु कार्यों का सुदृढ़ीकरण किस संगठन के शिखर सम्मेलन का विषय था। यानी कि हाल ही में ऐसा कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका मेन थीम था एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए प्रकृति हेतु कार्यों का सुदृढ़ीकरण। विकल्प ए WWF, विकल्प बी UNEA, विकल्प सी IUCN, विकल्प डी UNFCCE, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल एजेंसी के द्वारा हाल ही में शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में किया गया, जिसका मेन थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए प्रकृति हेतु कार्यों का सुदृढ़ीकरण। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी। 55 वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। विकल्प ए सतीश सुंदरम, बी आर धवन, सी महेंद्र गिरी, डी के सिवन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार सतीश सुंदरम और महेंद्र गिरी इन दोनों को प्रदान किया गया है। महेंद्र गिरी जो हैं वह राजाजी टाइगर रिजर्व में वन अधिकारी हैं, वहीं सतीश सुंदरम जो हैं वह मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में वन रेंजर अधिकारी हैं। यानी कि ए और सी सतीश सुंदरम और महेंद्र गिरी दोनों के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पेगासस किस देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया स्पाईवेयर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में देखेंगे आप कि भारत में भारतीय राजनीति विमर्श का जो एक केंद्र बन चुका था पेगासस, जो जासूसी मामला था वो। तो प्रश्न है कि किस देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया स्पाईवेयर है। तो यह इजी प्रश्न है कि इजरायली कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था पेगासस। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर प्रश्न है, किसने चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट जारी की है। WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNEP, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट्स हाल ही में WHO के द्वारा जारी की गई है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। 58 नंबर प्रश्न है कि स्माइल जो योजना है SMILE, स्माइल स्कीम किस मंत्रालय की योजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला बाल कल्याण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्माइल योजना जो है वह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना है। 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 2021 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल विजेता कौन बनी है। नाओमी ओकुहारा, माया मित्सुमोतो, जीसी जिया, यूता वंतवे, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल विजेता है वो नाओमी ओकुहारा है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा नल से पीएं परियोजना शुरू की गई है। राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा नल से पीए परियोजना की शुरुआत की गई है। और उड़ीसा सरकार ने पुरी को देश का पहला ऐसा शहर भी घोषित किया गया है जहां पर हर किसी को सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नल से की जाती है। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी। 61 बन्नी घास भूमि कहाँ स्थित है। तमिलनाडु,
तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात के कच्छ के रण में बन्नी घास भूमि स्थित है। 61 का आंसर हो जाएगा बी। 62 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया है? मरमरा सागर, काला सागर, एजियन सागर, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तुर्की में स्थित जो मरमरा सागर है, मरमरा सागर कहाँ पर स्थित है, या प्रश्न अलग इंडिपेंडेंट भी बन सकता है, तो याद रखना तुर्की में स्थित मरमरा सागर में अभी सी स्नॉट की स्थिति देखी गई है। सी स्नॉट का मतलब होता है धूसर या हरे रंग की कीचड़ की एक पतली परत का बनना, और यह मरमरा सागर में देखने को मिला है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। 63 नंबर प्रश्न है, 2022 ईस्वी में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, कतर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 2022 ईस्वी में फीफा वर्ल्ड कप आयोजक देश का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2022 ईस्वी में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। और कतर अरब जगत में पहली बार ऐसा होगा जब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, और एशियाई महाद्वीप में खेला जाने वाला यह दूसरा वर्ल्ड कप होगा। यानी कि आपको याद रखना है कि अगले वर्ष फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा, जो कि अरब जगत का पहला देश इसका आयोजन करने वाला होगा। 63 का आंसर डी। 64, 2021 ईस्वी में पृथ्वी ओवरशूट डे यानी कि अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया था? 1 जुलाई, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 20 अगस्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 29 जुलाई को वर्ष 2021 ईस्वी में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है। 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65, इंडियाज पावर एलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन के लेखक कौन हैं? अरविंद पनगरिया, अमिताभ घोष, संजय बारू, जे.के. रॉलिंग, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंडियाज पावर एलीट क्लास कास्ट एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन के लेखक जो हैं वे संजय बारू हैं। तो इसका आंसर 65 का आंसर हो जाएगा सी। 66 नंबर प्रश्न है, उज्जैनिया राजवंश बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? मुंगेर, तिरहुत, कोसी, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उज्जैनिया राजवंश जो है वह भोजपुर क्षेत्र से संबंधित रहा है। 66 का आंसर हो जाएगा डी। 67 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राजपूत वंश से संबंधित हैं? परमार वंश, चौहान, तोमर, बुंदेला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कुंवर सिंह राजपूतों के परमार वंश से संबंधित रहे हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? यूएई, यूएसए, सऊदी अरब, चाइना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत से अगर कहीं किसी देश में जाते हैं तो वह है यूएई। यूएई के बाद दूसरे नंबर पर यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रवासी देखने को मिलते हैं, तो और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब में। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत से सबसे ज़्यादा जो प्रवासी जाते हैं, एक नंबर पर यूएई है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं यूएसए है, और तीसरे नंबर पर सऊदी अरबिया में प्रवासी जाते हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान खगोल विज्ञान पर अपने काम के लिए जाना जाता है? भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों गुप्तकालीन विद्वान हैं और ये खगोलज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर बी एंड डी दोनों होंगे, यानी कि एक से अधिक। 69 का आंसर हो जाएगा ई। 70 नंबर प्रश्न है, सातवाहन काल के दौरान किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? या दूसरे शब्दों में कहें कि सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वह क्या थी? विकल्प हैं ए संस्कृत, बी तेलुगु, सी हिंदी, डी प्राकृत, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वह थी प्राकृत, यानी कि 70 का आंसर हो जाएगा डी।
71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के द्वारा समर्थित निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अपनाया है? ए. परमाणु खतरे को कम करना, बी. परमाणु हथियार उपयोग निषेध कन्वेंशन, सी. पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण, डी. परमाणु हथियार निषेध संधि, ई. इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि दो इसमें जो समझौते हुए हैं, पहला समझौता परमाणु हथियार उपयोग निषेध कन्वेंशन यह भारत के द्वारा लाया गया था और इसे समर्थन विश्व के अनेक देशों के द्वारा किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी प्लस इसका आंसर सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी इसके आंसर सही हैं। यानी कि परमाणु खतरे को कम करना और परमाणु हथियार उपयोग निषेध कन्वेंशन, इन दोनों को भारत के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया गया था और विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। यानी कि इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑकस की घोषणा की गई है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि जिस तरह से क्वाड संगठन बनाया गया था उसी के तर्ज पर ऑकस AUKUS संगठन का निर्माण किया गया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑकस में शामिल है? USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, भारत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि USA और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ऑकस में शामिल हैं, यानी कि इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगर इसके देखा जाए तो USA, UK और ऑस्ट्रेलिया ये तीन देशों ने मिलकर ऑकस का गठन किया है। तो इसका आंसर विकल्प के अनुसार USA और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 72 का ई। 73 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2020 ईस्वी में हाल ही में हुए उपचुनावों में किसे न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया? जूडिथ कोलिंस, जैसिंडो अर्डन, डेविड सिमोग, विस्टन पीटर्स, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री जैसिंडो अर्डन बने हैं। 73 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने निम्नलिखित में से किसे SDG अधिवक्ता नियुक्त किया है? यानी कि SDG एडवोकेट बाय UN सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा SDG अधिवक्ता किसे बनाया गया है? तो यह है कैलाश सत्यार्थी, जो कि भारतीय हैं और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा कैलाश सत्यार्थी को SDG अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला 75 नंबर प्रश्न है, 23 सितंबर 2021 ईस्वी को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का मुख्य विषय क्या था? हम सभी अधिकारों का समर्थन करते हैं, हम मानवाधिकारों की वकालत करते हैं, हम मानव समानता सुनिश्चित करते हैं, हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 23 सितंबर 2021 ईस्वी को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया गया है, जिसका थीम था हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। वर्ड आपको याद रखना, हस्ताक्षर करते हैं। तो 75 का आंसर हो जाएगा डी। 76 प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक सिक्किम में स्थित है। 26 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे कम अगर गंगा नदी की लंबाई बिहार के किसी जिले में है तो वह है बिहार का कटिहार जिला। 27 का आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे कम है? यहाँ पर प्रश्न यह नहीं पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बल्कि दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, बांका, जमुई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाता तो आंसर होता कैमूर। यहाँ पर प्रश्न है दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई, यानी कि 28 का आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश
देश है? ब्राजील, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अगर विश्व के कुल लौह उत्पादन का प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 37.5% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि विश्व में लौह उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। 29 का आंसर हो जाएगा डी। 80 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मोनाजाइट पाया जाता है? गया, मुंगेर, नालंदा, जमुई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जब बिहार के खनिज हम बता रहे थे तो उस समय हमने बताया था महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत कि मोनाजाइट जो है गया और मुंगेर 2 जिलों में पाया जाता है। यानी कि 80 का आंसर A+B यानी कि A एंड B दोनों होगा। 80 में से एक से अधिक होगा, यानी कि 80 नंबर का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार के गया और मुंगेर दोनों जिला में मोनोजाइट पाया जाता है। 80 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न, वह देश कौन सा है जिसका सबसे लंबा पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार है? आप ध्यान रखिएगा, पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार पूछा गया है। रसिया, चाइना, USA, कनाडा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए। आप वर्ल्ड मैप भी देखेंगे तो आप प्रतीत होगा कि रसिया का जो पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार है वह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। 81 का आंसर हो जाएगा ए। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किया जाता है। तो इसका आंसर 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि आगे चलकर गुरुमुखी लिपि के रूप में विकसित हुई है? ब्राह्मणी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए शारदा लिपि जो है वही आगे जाकर गुरुमुखी लिपि के रूप में विकसित होती है। और जब आप सिख धर्म में जो गुरु हैं 10 गुरु, उनकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का जो विकास हुआ है वो उनके द्वारा किया गया है। तो 83 का आंसर हो जाएगा डी, गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया, जो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो गुरुमुखी लिपि जो है वह शारदा लिपि का ही आगे जाकर विकसित रूप होता है। 83 का आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मुनीदुन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, शेख सरहिंदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अफगान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो देखिए यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 65वीं या 66वीं में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफगान के प्रति अंग्रेजों की जो 2 प्रकार की नीति थी, जिसमें जो आक्रामक नीति थी वह लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। 86 का आंसर हो जाएगा डी। 85 का आंसर हो जाएगा डी। 86 नंबर प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अति सघन वनों के अधीन जो क्षेत्र है वह सबसे ज़्यादा है? यानी कि कहने का मतलब है कि वन रिपोर्ट 2019 का अगर डेटा देखें तो अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र बिहार के किस जिले में है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, नवादा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण में अति सघन वन अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक है। पश्चिम चंपारण के बाद दूसरा नंबर पे जो आएगा वह होगा मुंगेर, तीसरा नंबर पे जमुई। आप लिख लीजिए, इसीलिए मैं यहाँ पर लिस्ट बता दे रहा हूँ। चौथे नंबर पे है लखीसराय। यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा अति सघन वन पहला नंबर पे पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे मुंगेर, तीसरे नंबर पे जमुई और चौथे नंबर पे लखीसराय है। अगर इसके डेटा को मैं दे दूँ यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत 249.19 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। मुंगेर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 37.97 वर्ग किलोमीटर मुंगेर में अति सघन वन है। इसके अलावा जमुई को अगर देखा जाए तो जमुई में 28.97 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है और लखीसराय में 17 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। तो यह बिहार के टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ अति सघन वन की घनत्व अधिक है। पहला नंबर पर है पश्चिमी चंपारण,
क्षेत्रफल यहाँ पर 249.19 लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन है। मुंगेर में 37.97 वर्ग किलोमीटर में, जमुई 28.97 वर्ग किलोमीटर, लखीसराय में 17 वर्ग किलोमीटर में अति वन सघन मौजूद हैं। 36 का आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग बी, यानी कि सर्वाधिक अति सघन वन बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित हैं। 87 नंबर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दूसरा उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार का दूसरा उच्चतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, लखीसराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजपुर। अगर सर्वाधिक पूछा जाता तो सर्वाधिक में इसका आंसर आता रोहतास, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर पूछा गया कि दूसरा उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर भोजपुर स्थित है। तो इसका 87 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, न्याय नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 29 विषय, 18 विषय, 20 विषय, 24 विषय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, नगर पालिका को 12वीं जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यही अगर पंचायती राज को पूछा जाता है, 11वीं जो अनुसूची में पंचायती राज को प्रदान किए गए हैं वो कुल 29 विषय हैं, लेकिन 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका को कुल 18 विषय कानून बनाने के लिए प्रदान किए गए हैं, विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 नंबर प्रश्न है, कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, ग्रंथालय समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है वह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो संख्या है अन्य की तुलना में अधिक है। प्राक्कलन समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में देखा जाए तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसके अलावा ग्रंथालय समिति में देखा जाए तो कुल 9 सदस्य होते हैं और कार्य मंत्रणा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। अब आप ही बताइए कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी संसदीय समिति का उदाहरण है। 89 का आंसर हो जाएगा बी। 99वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूपीएससी के कार्य का विस्तार कर सकता है? यानी कि यूपीएससी के जो कार्य आवंटित किए गए, अधिकार जो आवंटित किए गए, उसमें विस्तार करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों उसमें विस्तार करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। आर्टिकल 321 के अकॉर्डिंग 321 में प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा ही यूपीएससी के कार्य का विस्तार किया जाएगा, यानी कि 90 का आंसर हो जाएगा डी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल का उदाहरण है? यानी कि नेशनल पार्टी का उदाहरण कौन सा है? आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, वर्तमान समय में दिल्ली में सत्तारूढ़ है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। दूसरा है जनता दल यूनाइटेड, बिहार में इसकी सरकार है लेकिन यह भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल, यह भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में अपोजिशन में यही है जनता दल, लेकिन ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वे क्षेत्रीय दल के उदाहरण हैं। चौथा विकल्प है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है वह एक राष्ट्रीय दल है, नेशनल पार्टी का उदाहरण है। वर्ष 2016 ईस्वी में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल का उदाहरण है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। बाकी अन्य जो 3 उदाहरण हैं वे क्षेत्रीय पार्टी यानी रीजनल पार्टी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 ईस्वी में ईवीएम के किस संस्करण का, किस वर्जन का उपयोग किया जाएगा? यानी कि किया जा रहा है। M2, M3, K2, K3, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पंचायत चुनाव में ईवीएम के M2 वर्जन का उपयोग किया जा रहा है। इसके पूर्व जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें M3 वर्जन जो था ईवीएम का, उसका प्रयोग किया गया था, लेकिन अभी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें ईवीएम के M2 वर्जन का उपयोग किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 92 का आंसर हो जाएगा ए। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सभी राज्यों में सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम राज्य जो है वह 32 विधायक, यहाँ पर 32 विधानसभा सीटें हैं, जो विकल्प दिए गए उसमें सबसे कम विधायक जो है, सबसे कम विधानसभा की सीटें सिक्किम में है। तो भारतीय राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या
सभी राज्यों में सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम में 32, सिर्फ और सिर्फ 32 विधानसभा सीटें हैं। 93 का आंसर बी। 94, बंगलोर के निकट पहाड़ियां हैं अनाईमुडी, नीलगिरी, कार्डमम, सेवराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह बेंगलोर पहाड़ियों के निकट स्थित है, दिए गए विकल्पों के अनुसार। ठीक है, तो यह होगा आंसर, 94 का आंसर हो जाएगा बी। 95 है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर कॉफी बागान हैं। 66वीं का जब आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पर पूछा गया था कि चाय बागान निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर हैं, नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि किन पहाड़ियों पर कॉफ़ी के बागान हैं। विकल्प है बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर यह कॉफ़ी बागान के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। तो किन पहाड़ियों पर कॉफ़ी बागान उपलब्ध हैं, तो कर्नाटक में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। 95 का आंसर हो जाएगा ए। 96 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर जनजाति और राज्य दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा जो है यह जोड़ा, वह कौन सा युग में जोड़ा सुमेलित नहीं है। मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल प्रदेश, वर्ली छत्तीसगढ़, पटेलिया गुजरात, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वर्ली जो जनजाति है वह छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। बाकी मुंडा जनजाति झारखंड में बिल्कुल पाई जाती है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, पटेलिया जनजाति गुजरात में पाई जाती है, लेकिन जो वर्ली जनजाति है वह छत्तीसगढ़ के बजाय महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो 96 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 97 नंबर प्रश्न है, यूके के सहयोग से, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के सहयोग से निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना विकसित की जा रही है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, बम्बई और बंगलोर औद्योगिक गलियारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बम्बई बंगलोर औद्योगिक गलियारा जो है, मुंबई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, वह ब्रिटेन के सहयोग से विकसित की जा रही है। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी। सॉरी। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में तृतीयक भूवैज्ञानिक संरचनाएं मिलती है। तृतीयक भूवैज्ञानिक संरचनाएं, जिसे इंग्लिश में टर्शियरी लिखा जाता है, कहीं कहीं आप बुक पढ़ेंगे तो डायरेक्ट टर्शियरी लिखा हुआ होगा। तो किस जिले में तृतीयक भूवैज्ञानिक संरचनाएं मिलती है। मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, रोहतास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में टर्शियर काल की भू संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो कार्डमम की जो पहाड़ी है वह केरल और तमिलनाडु की जो बॉर्डर है वहां पर स्थित है। यानी कि केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी। 99 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है जो कि पॉलिटी से वरीयता क्रम में पूछा गया प्रश्न है कि वरीयता सूची में सबसे पहले कौन आता है। विकल्प है ए यूपीएससी का अध्यक्ष, बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी भारत से मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत, डी राज्यसभा का उपसभापति, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो भारत से मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकारी राजदूत शामिल होते हैं। तो 100 का आंसर हो जाएगा सी। 101वां नंबर प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका गठन नहीं किया गया। जिला नियोजन समिति, टाउनशिप, नगर पालिका, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टाउनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा नगर पालिका का गठन किया गया है, नगर निगम का गठन किया गया, नगर परिषद का भी गठन किया गया और नगर पंचायत का भी गठन किया गया है, और कहीं कहीं जिला नियोजन समिति के गठन के भी प्रावधान की चर्चा की गई है। लेकिन टाउनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल नहीं है। 101 का आंसर हो जाएगा बी।
102 नंबर प्रश्न है, आंगन बिहार ऐप किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं ए ICDS, बी स्वच्छता, सी पारंपरिक कला शैलियों को बढ़ावा देना, डी महिला सशक्तिकरण, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंगन बिहार ऐप जो है ICDS से संबंधित है। 102 का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की GSDP क्या थी? इसको देखिए, यह इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया प्रश्न और इकोनॉमिक सर्वे के सभी डेटा को आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। तो 2019-20 के अगर डेटा को देखा जाए, स्थिर कीमत पर बिहार की GSDP कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 4,14,977 करोड़ रुपया 2019-20 में स्थिर कीमत पर बिहार की GSDP थी। तो ये आप डेटा को याद रखिए। 103 का आंसर हो जाएगा ए। 104 नंबर प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को कौन सा नाम दिया जा सकता है? महालनोबिस, राम मनमोहन, मोरारजी देसाई, अटल जसवंत योजना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि को देखा जाए तो 1992 से 1997 की जो अवधि है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और इससे राम मनमोहन, उस समय चूंकि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो राम मनमोहन मॉडल कहना ज़्यादा उचित होगा 1992-97 वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि को। तो 104 का आंसर हो जाएगा बी। 105 नंबर प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की चर्चा की गई है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अशोक के जो चौथा शिलालेख है उसमें धम घोष की चर्चा की गई है। 105 का आंसर डी। 106 नंबर, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। 106 का आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर है, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य, बल्लवाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न विशिष्ट अद्वैतवाद, तो विशिष्ट अद्वैतवाद से संबंधित है रामानुजाचार्य। अगर अद्वैतवाद केवल पूछा जाता तो अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं शंकराचार्य, और जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का कंसेप्ट दिया था तो इसके खिलाफ 5 ऐसे वाद विकसित हुए, जैसे द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, अद्वैत द्वैतवाद। तो इसमें विशिष्ट अद्वैतवाद भी प्रमुख है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद का कंसेप्ट रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, किनके विरुद्ध? शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के कंसेप्ट के विरुद्ध। तो 107 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों से मानी जाती है। जब पुर्तगाली आए थे तब उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद की थी। तो 108 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि यहाँ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश। आपको बताना है कि कौन से वंश का जो काल रहा है वह पहले रहा है। तो देखिए, अगर आप इसे सीरियल वे में आप इसे सजाएंगे तो इसका आंसर डी आएगा। सातवाहन के बाद, सातवाहन तो सबसे पहले आया है, सातवाहन का जो काल है वह 2री शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध माना जाता है। इसके बाद जो काल है वह आएगा आपका चालुक्यों का काल, 6ठी से 12वीं शताब्दी माना जाता है। फिर राष्ट्रकूट आएगा, राष्ट्रकूट बेसिकली 8वीं से 9वीं शताब्दी माना जाती है। तो चालुक्य 6ठी में शुरू की हो गया था और चालुक्य 8वीं में। तो इसे आप ऐसे सीरियल वे में करेंगे तो सबसे पहले सातवाहन यानी कि 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, यानी कि 109 का आंसर हो जाएगा डी। 110 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वह है मणिपुर। 110 का आंसर हो जाएगा डी। 111 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि वह 20 वर्ष की आयु का हो,
21 वर्ष की आयु का हो, 19 वर्ष की आयु का हो, 17 वर्ष की आयु का हो, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर कोई 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो वह अयोग्य होगा, लेकिन अगर वह 21 वर्ष की आयु का है तो वह अयोग्य नहीं होगा। तो 111 का आंसर हो जाएगा बी। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत या नगर पालिका व्यवस्था के अंतर्गत तभी वह सदस्य बन सकता है जब उसकी मिनिमम एज 21 वर्ष का हो। वोट देने की आयु 18 वर्ष है, लेकिन प्रतिनिधि चुने जाने की आयु जो है वह पंचायती राज और नगर पालिका के अंतर्गत 21 वर्ष का रखा गया है। 111 का आंसर हो जाएगा बी। 112 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा तुंगभद्रा अभयारण्य भी कर्नाटक में है, सोमेश्वर अभयारण्य भी कर्नाटक में है, लेकिन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। 112 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप वलय पाए जाते हैं? यानी कि प्रवाल द्वीप के उदाहरण कहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे? तो लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल द्वीप एटॉल का उदाहरण है। 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहीं पर आपको प्रवाल द्वीप के उदाहरण देखने को मिलेंगे। 113 का बी। 114 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो पाक की खाड़ी है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। वहीं पर तमिलनाडु, चूंकि भारतीय राज्य जो पाक की खाड़ी से मिलता है वह है तमिलनाडु का बॉर्डर, तो तमिलनाडु ने ही वहीं पर पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। 114 का आंसर हो जाएगा सी। 115 नंबर प्रश्न है, वह बंदोबस्त जिसके तहत पूरे गांव को करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया था किस रूप में जाना जाता है? जमींदारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, मनसबदारी प्रणाली, रैयतवारी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पूरे गांव के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वह था महलवारी व्यवस्था। महल का मतलब ही होता है गांव, ठीक है। इसके अलावा इसके पूर्व भी आप देखेंगे तो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ही, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, लेकिन जब महलवारी व्यवस्था आई तो पूरे के पूरे जो गांव था, गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो इसका 115 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें गांव को करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया। वह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। 116 नंबर प्रश्न है, गन्ने का उचित पारिश्रमिक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और कीमत आयोग, नाबार्ड, राज्य सरकार, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा सांकेतिक मूल्य की घोषणा पहले की जाएगी और उसकी घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों के सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाता है। हाल ही में यूपी में देखेंगे कि गन्ना मूल्य को बढ़ाया गया है, हालांकि कम ही बढ़ाया गया लेकिन यूपी में बढ़ाया गया। तो यह स्तर राज्य के द्वारा लिया गया था, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा आगे कोई सांकेतिक मूल्य की घोषणा की जाएगी और उस घोषणा के बाद विभिन्न राज्यों के द्वारा गन्ने मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। तो 116 का आंसर हो जाएगा सी। 117 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में अगाइल खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एगाइल खान है वह हीरे के लिए विख्यात है। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हीरे का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 117 का आंसर हो जाएगा सी। 118, ताइवान निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? यूएन, WHO, विश्व व्यापार संगठन, IMF, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ताइवान वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ WTO का सदस्य बन पाया है। हालांकि अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड नेशन में भी सदस्यता दे जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वह यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं बना है। तो WTO में सिर्फ अभी वर्तमान समय तक ताइवान इसका सदस्य बना हुआ है। 118 का आंसर हो जाएगा सी। 119 नंबर प्रश्न है, भारत म्यांमार थाईलैंड द्विपक्षीय राजमार्ग, जिसे IMT भी शॉर्ट में कहा जाता है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का जो राजमार्ग है IMT, वह किस क्षेत्र को जोड़ेगा? यानी कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के किन क्षेत्रों के आपस में भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में मोरेह क्षेत्र को और थाईलैंड में माई सॉट क्षेत्र को आपस में जोड़ती है, यानी कि 119 का आंसर हो जाएगा ए।
120 पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है वह भारत और नेपाल के बॉर्डर से लगते हुए महाकाली नदी पर विकसित की गई है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंचेश्वर जो बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का शुभारंभ किया गया है, निम्नलिखित में से कौन इसके पक्षकार नहीं है? भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में लचीलापन पहल का शुभारंभ किया गया है आपूर्ति श्रृंखला के रूप में, और यूएसए इसका पक्षकार नहीं है। अब प्रश्न कि इसके पक्षकार कौन कौन से हैं? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन जो है लचीलापन पहल के पक्षकार बनाए गए हैं। यह क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लचीलापन पहल का गठन किया गया। अब अभी तक यूएसए इसका पक्षकार नहीं बन पाया है। अब देखेंगे कि क्वाड जो संगठन बना है वह भी चीन को काउंटर करने के लिए है और यही चारों देश शामिल है, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में यूएसए पक्षकार नहीं बन पाया है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। 121 का आंसर हो जाएगा बी। 122 नंबर प्रश्न है, पेंटानल वेटलैंड, पेंटानल आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? यूएसए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, रसिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वेटलैंड जो है वह पेंटानल वेटलैंड है और यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, यानी कि 122 का आंसर हो जाएगा बी। 123, उमलिंगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, असम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो उमलिंगला दर्रा जो है वह लद्दाख में स्थित है। जब जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन नहीं हुआ था तब यह जम्मू कश्मीर में आता, लेकिन अब चूंकि लद्दाख स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो उमलिंगला दर्रा जो है वह लद्दाख में स्थित है। 123 का आंसर हो जाएगा बी। 124 नंबर प्रश्न, स्वेच्छा कार्यक्रम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? स्वेच्छा कार्यक्रम जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य की एक पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह महिलाएं, जो आंध्र प्रदेश के महिलाओं और किशोरियों के मध्य स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए या आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा स्वेच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 124 का आंसर हो जाएगा बी। 125 नंबर प्रश्न है, 31 मार्च 2040 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? देखिए 31 मार्च प्रश्न पूछा गया, चूंकि वित्तीय वर्ष का जो आता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो 640 अरब डॉलर भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन प्रश्न आप पूछा गया कि 31 मार्च 2021 तक कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 576.984 अरब डॉलर 31 मार्च 2021 ईस्वी तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार था। वर्तमान समय में लगभग 640 अरब डॉलर बढ़कर हो चुका है। 125 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कर को राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है? ब्याज कर, निगम कर, लाभांश कर, भू राजस्व कर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो प्रत्यक्ष रूप से वसूलने वाला जो राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है वह भू राजस्व कर, यानी कि लैंड रेवेन्यू टैक्स। 126 का आंसर हो जाएगा डी। 127 नंबर प्रश्न है, DICGC का फुल फॉर्म क्या है? देखिए आप इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म को देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। DICGC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, DICGC का फुल फॉर्म है। जब भी फुल फॉर्म आए तो आप इंग्लिश वर्जन को देखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आप फुल फॉर्म को जल्दी से शूट कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी में इसे जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के रूप में जाना जाता है। तो 127 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 3.0 यानी कि SDG 3 में बिहार का स्कोर कितना है? तो SDG 3 में बिहार का स्कोर 52 है। इसके पूर्व बिहार का स्कोर 50 था। बिहार के स्कोर में 2 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद बिहार का प्रदर्शन अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन स्कोर पूछा जाए तो 52 है। कितने स्कोर की बढ़ोतरी हुई? तो 2 स्कोर की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व में कितना था? 50 था। तो इस तरह से आपको स्कोर भी विभिन्न जब सूचकांक आएंगे उसमें बिहार के बारे में आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध IDBI
के पुनर्गठन से है। IDBI के पुनर्गठन से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित है? अजीत कुमार समिति, अत्रेया समिति, अभिजीत सेन समिति, आबिद हुसैन समिति, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो अत्रेया समिति है वह IDBI के पुनर्गठन से समिति संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि अत्रेया समिति का संबंध किससे है? IDBI के पुनर्गठन से। 129 का आंसर हो जाएगा बी। 130 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय योजना की जो शुरुआत है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया 1 की सरकार बनी थी तब 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। 130 का आंसर हो जाएगा सी। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में CII का मतलब होता है भारत के जो प्रतिस्पर्धी आयोग है, कमीशन ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया, है ना, भारत की प्रतिस्पर्धी आयोग, आप इसे याद रखिए। इसने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? टाटा, महिंद्रा, होंडा, मारुति सुजुकी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 131 का आंसर डी। 132 नंबर प्रश्न है, अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच किया जाता है। इस वर्ष अगर 2021 का अजय वॉरियर का संस्करण देखा जाए तो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। बेसिकली 15 दिन का यह युद्धाभ्यास चला भारत और ब्रिटेन के बीच। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित की जाती है। इस बार का आयोजन भारत के उत्तराखंड में किया गया है। 132 का आंसर हो जाएगा ए। 133 नंबर प्रश्न है, एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के लिए किस भारतीय समूह ने बोली लगाकर जीता है? टाटा सन्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय समूह, महिंद्रा समूह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है। इसमें बोली लगाई गई थी जिसमें टाटा सन्स ने अधिक बोली लगाई और इसे अधिग्रहण किया। 133 का आंसर हो जाएगा ए। अगर देखा जाए कि कितने की बोली लगी थी तो संभवतः 18,000 करोड़ की बोली टाटा सन्स ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए लगाया था। तो 133 का आंसर हो जाएगा ए। आप इस डेटा को कंफर्म कर लें। 134, भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, यानी कि जब भारत में जब प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट आया वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की पूर्ति के लिए आया? आर्टिकल 34, 39, 38, 51A, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 39 जो है वह प्लानिंग इन इंडिया। जब आप देखेंगे आर्टिकल 39 के कई सारे क्लॉज जो है उसमें विकेंद्रीकरण की भी चर्चा की गई है। तो भारत में जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वह भी डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान के DPSP के तहत जो आर्टिकल 39 है वह प्लानिंग इन इंडिया से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। 134 का आंसर हो जाएगा बी। 135 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, किन्स, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 135 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सी सस्ती मुद्रा का परिणाम है? तरलता में वृद्धि, तरलता में कमी, उच्च ब्याज दर, कम ब्याज दर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए सस्ती मुद्रा नीति का परिणाम पूछा गया है, तो सस्ती मुद्रा नीति का परिणाम इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि अगर कम ब्याज दर रहेगा तो स्वाभाविक है कि अगर ब्याज दर कम रहेगा लोग अधिक से अधिक रेवेन्यू बैंक से बाहर निकालेंगे, मार्केट में तरलता आएगी। तरलता में वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। तरलता में वृद्धि और कम ब्याज दर दोनों सस्ती मुद्रा नीति का परिणाम मानी जाती है। 136 का आंसर ए प्लस डी इक्वल टू ई। 137 नंबर प्रश्न है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की पदावधि कितनी है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त 65 वर्ष अधिक से अधिक हो सकती है या फिर 4 वर्ष या 65 वर्ष रखा गया है। 4 ईयर या 65 ईयर, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। तो विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, यानी कि 137 का आंसर हो जाएगा ए। 138 नंबर प्रश्न है, कौन विश्व शक्ति भाषा सूचकांक जारी करता है? इसके विकल्प दिए गए हैं, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 138 का आंसर बी, यानी कि WEF के द्वारा वर्ल्ड पावर
लैंग्वेज इंडेक्स जारी की जाती है? 138 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विश्व शक्ति भाषा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित हैं? ए, शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण से, दल बदल विरोध से, मतदान की आयु को कम करने से, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो 76वां संविधान संशोधन है वह 1994 ईस्वी में लाया गया था। बेसिकली इसका उद्देश्य था शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1994 में लाया गया 76वां संविधान संशोधन शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण, बेसिकली पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी वर्गों के सीटों के आरक्षण की चर्चा करता है, उपबंध करता है। 139 का आंसर हो जाएगा ए। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 7वीं अनुसूची में संघ का हिस्सा है? यानी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और संघ सूची है। तो इनमें विकल्प जो दिए गए हैं उसमें संघ सूची के अंतर्गत कौन आएगा? तो संघ सूची के अंतर्गत संचार आएगा। 140 का आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आज का जो जीएस का पार्ट था वो हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा 10 प्रश्न मैथ के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। आप मैथ का प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न मैं आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आप इसे जूम करके आप इसे देखकर प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सभी जो मैथ का जो आंसर है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 150 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट को हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।